हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और ये सीटेट फरवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें हम लोग साइंस सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। सीडीपी के इसी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा मैंने साइंस के इससे जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो इसका पेपर था उसके सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियोस जा करके चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग ज़रा फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, साइंस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंसिटी ऑफ अ बॉल ए इज इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब। गेंद ए का घनत्व 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू 7,800 kg पर मीटर क्यूब। गेंद बी का घनत्व 7,800 kg पर मीटर क्यूब। बॉल ए इज हेवियर देन बॉल बी। गेंद ए गेंद बी से भारी है। वॉल्यूम ऑफ बॉल ए इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ बॉल बी। गेंद ए का आयतन गेंद बी के ठीक समान है। इफ बॉल ए एंड बी आर सबमर्ज्ड इनटू आइडेंटिकल कंटेनर्स कंटेनिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड होल्ड ट्रू। यदि ए और बी गेंदों को जलयुक्त दो समान पात्रों में डुबो दिया जाए तब निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। बोथ बॉल्स ए एंड बी विल डिस्प्ले सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों गेंद ए और बी एक समान मात्रा में जल विस्थापित करेंगी। बॉल ए विल डिस्प्लेस लेस वाटर देन बॉल बी। गेंद ए गेंद बी से कम जल विस्थापित करेगी। बॉल ए विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन बॉल बी। गेंद ए गेंद बी से अधिक जल विस्थापित करेगी। बोथ बॉल्स ए एंड बी विल नॉट डिस्प्लेस एनी वाटर। दोनों गेंद ए और बी कोई जल विस्थापित नहीं करेंगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया हुआ है आपको, क्या बताया हुआ है कि दोनों जो बॉल हैं उनके बारे में क्या आपको बताया गया है कि इन दोनों में वॉल्यूम सेम है, चाहे बॉल ए हो या बी हो, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो इसने ये बोला कि वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या है कि बॉल ए, इसका मतलब क्या है, हैवी है बॉल बी से। ये हमने कैसे बोला, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है आपकी डेंसिटी। तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो यानी मास ए का ज़्यादा होगा तभी ए की डेंसिटी ज़्यादा है। मास ए का ज़्यादा होगा तभी ए की डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी से भरा हुआ है, मान लीजिए जो भी फ्लूइड है, हम लोग यहाँ पर पानी ले लेते हैं, जो भी फ्लूइड है, इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं इसमें तो वो क्या करेगा, लेट अस सपोज यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है, तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना पानी यहाँ बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि वॉल्यूम जो है चाहे वो बॉल ए का हो या बी का हो, वो क्या है, वो सेम है। तो चाहे बॉल ए हो या बी हो, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों गेंद ए और बी एक समान मात्रा में जल विस्थापित करेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द होराइजन्स फॉर एक्स वाई जेड इन द करेक्ट सीक्वेंस। नीचे दी गई विभिन्न परत की मृदा को पढ़िए और एक्स वाई जेड वर्णन का सही क्रम में पहचानिए। एक्स, The layer is made of small lumps of rocks with cracks. X, परत दरार सहित चट्टानों के छोटे ढेलों से बनी है। Y,
द लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड रिटेन्स मोर वाटर। वाई, परत कोमल और छिद्रिल है और अधिक जल प्रतिधारण करती है। जेड, द कॉम्पैक्ट लेयर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स बट लेस ह्यूमस। ठोस परत में बहुत अधिक खनिज है परंतु ह्यूमस कम है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है टॉप सॉइल, सी होराइजन, बी होराइजन, यानी उपमृदा, सी संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति। सेकेंड ऑप्शन है सी होराइजन, बी होराइजन टॉप सॉइल, सी संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति उपमृदा। थर्ड ऑप्शन ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति। ऑप्शन 4 सी होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी संस्तर स्थिति, ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति। तो अब इसमें जो है क्या सही ऑप्शन है? तो पहली चीज़ इसने क्या बोला है कि एक्स जो है वो लम्प्स ऑफ रॉक्स और क्रैक्स का बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे होराइजन्स क्या है, सॉइल होराइजन क्या है। अगर आप सॉइल को ऐसे लेयर पूरा कट करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? नीचे से ऊपर तक सॉइल का अरेंजमेंट कैसा है, इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर, किस तरह से ये अरेंज्ड है, यही होता है आपके सॉइल होराइजन। अब जैसे सबसे नीचे जो होता है वो हार्ड रॉक है, तो ये होता है आपका बेड रॉक, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो गया कि रॉक कैसे ढेले, है ना, क्रैक, ठीक है, लम्प्स ऑफ रॉक्स इस तरह से पड़े होंगे, ठीक है। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? सी होराइजन, सी होराइजन। फिर इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर सॉइल प्रेजेंट है। सॉइल मतलब इसमें पानी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, पोरस होगा, सॉफ्ट लेयर होगी कंपैरेटिवली। तो ये होती है आपकी सब सॉइल, ठीक है, या इसे आप क्या बोलेंगे? बी होराइजन। फिर इसके ऊपर होती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में मिनरल्स भी हैं, ठीक है, मिनरल्स इसमें भी थे, सब सॉइल में भी, इसमें मिनरल्स भी हैं और इसमें प्रेजेंट रहेगा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स जो कि आपके सॉइल में रहते हैं एंड दे आर गुड, मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो ये बहुत नेसेसरी होता है। ये होता है आपका क्या? टॉप सॉइल। इसको आप ए होराइजन बोलते हैं। क्लियर? ये होता है आपका टॉप सॉइल। तो अब हमें ये देख करके आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसने बताया है स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स, तो सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया लम्प्स ऑफ रॉक्स, रॉक के ढेले और ये सब पड़े रहेंगे, तो दिस इज सी होराइजन। पता चल गया सी होराइजन कहाँ कहाँ दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। फिर इसने बोला है, अगर मैं जेड वाले को देखूँ तो क्या बोला है? लॉट्स ऑफ मिनरल बट लेस ह्यूमस, ह्यूमस कम है, ह्यूमस कम है। तो ह्यूमस कम किस में और मिनरल ज़्यादा है? सब सॉइल में, तो यानी आपका ये बी होराइजन होना चाहिए। फिर इसने बोला है सॉफ्ट भी है, पोरस भी है, वाटर को भी रिटेन कर रहा है, तो दैट इज़ ए होराइजन। सब सॉइल में वाटर को तो रिटेन करता है, पोरस तो होता है, सॉफ्ट तो होता है, बट कंपैरेटिवली सी के, बट ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस नहीं होता उसमें, काफ़ी कम मात्रा में होता है। ह्यूमस आपको इसमें मिलेगा टॉप सॉइल में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोगों का एक समुच्चय दर्शाता है? ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, मीसल्स, क्षय रोग, हैजा, खसरा, कॉलरा हाइपरटेंशन कॉमन कोल्ड, हैजा उच्च रक्तचाप, साधारण जुकाम। कॉमन फ्लू, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, साधारण फ्लू, दमा, क्षय रोग, चिकन पॉक्स, कैंसर, कॉमन कोल्ड, चेचक, कैंसर, साधारण जुकाम। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब जो छूने से यानी कांटेक्ट में आने से आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो बीमारी चली जाए, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस है केवल? तो ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल, कॉलरा बिल्कुल, ये भी कम्युनिकेबल, और मीजल्स, तीनों के तीनों कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी क्षय रोग, हैजा और खसरा ये तीनों समूह है संक्रामक रोगों का। क्वेश्चन नंबर 74,
Given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason. Read the statements and choose the correct option. Assertion reason का क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है. Assertion, ice floats on water. अभिकथन, बर्फ जल पर तैरती है. Reason, ice combines with surrounding air which leads to increase in buoyancy. कारण, बर्फ अपने आसपास की वायु से संयोजन करती है जिससे उत्प्लावकता में वृद्धि होती है. तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है. पहला एजर्शन क्या बोला है कि आइस यानी कि जो बर्फ़ है वो पानी पे तैरता है. बिल्कुल, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है और ये पानी में तैरता है आइस. इसका रीज़न इसने क्या बताया है कि आइस जो है अपने आसपास के एयर से क्या करता है, कंबाइन करता है, जिसकी वजह से उसमें बायोएंसी बढ़ जाती है. ये गलत स्टेटमेंट है. ये रीज़न पूरी तरह से गलत है. क्या होता है, जब आइस फ्रीज होता है, वो क्रिस्टलाइज होता है, तो क्या होता है कि वो सॉलिड जब बनता है तो कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला. ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा होता है. उसके लिए जब ये ऐसे एकदम इसी फॉर्म में, रिजिड फॉर्म में जब ये मतलब फ्रीज हो रहा होता है, तो इसमें बीच में क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल भी ट्रैप हो जाता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं पर एरिया यानी स्पेस बढ़ गया, तो वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ जाता है. अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो पहली चीज़ हमें पता है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी की वैल्यू, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू कम होता जाएगा. तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी कम हो जाती है. तो वाटर से कम होती है तो आइस क्या करता है, पानी में तैरता है. सिंपल. तो यानी A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स. A सही है लेकिन R गलत है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल इज इनकरेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊन प्राप्त करने के प्रक्रम के बारे में गलत है. डाइंग ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डन आफ्टर पिकिंग आउट द बर्ड्स. किनारे छाटने के पश्चात विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है. सॉर्टिंग इज़ डन आफ्टर शेयरिंग. ऊन कतरने के पश्चात छटाई होती है. शेयरिंग इज़ डन आफ्टर स्कोरिंग. अभिमार्जन के पश्चात ऊन कतरा जाता है. शेयरिंग इज़ डन बिफोर पिकिंग आउट द बर्ड्स. किनारे छाटने से पूर्व ऊन कतरा जाता है. वेल, इसका सीक्वेंस में मतलब इसका क्या किस तरह से होता है ये मैं बता देती हूँ. पहले होती है शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब समझते हैं, फ्लीस को रिमूव करना बॉडी से. मतलब जो ऊन है, जो बाल हैं उसके, शीप के, उससे उसको अलग करना, दैट इज शेयरिंग. ठीक है. शेयरिंग के बाद होता है आपका स्कोरिंग. ठीक है. स्कोरिंग का मतलब होता है धोना. ये जो आपने बाल अलग किए हैं इसको धोया जाएगा. फिर करेंगे सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में आप करते हैं, सेपरेट करते हैं डिफरेंट टेक्सचर को, यानी जो वूल अलग टाइप का टेक्सचर है उसको आप अलग टाइप के, मतलब आप उन्हें सॉर्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे. ठीक है. डिफरेंट टेक्सचर के वूल को डिफरेंट मतलब अलग अलग स्टैक में रखेंगे. फिर करेंगे पिकिंग आउट बर्ड्स. बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, आप कह सकते हैं फाइबर का गोला. ठीक है. जो छोटे छोटे फाइबर के गुच्छे प्रेजेंट है, गोले प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं बर. ठीक है. तो क्या करेंगे कि उनको आप हटाएंगे. ठीक है. उनको क्लीन करेंगे. इसको भी आप क्लीन करेंगे. बर्ड्स को क्लीन करेंगे, उसको निकालेंगे, क्लीन करेंगे. फिर उसके बाद जब आपने सब सेपरेट कर लिया, निकाल लिया, अब करेंगे डाई डिफरेंट कलर्स में. ठीक है. और उसके बाद आप इसे रोल करेंगे इनटू यार्न. ठीक है. तो सिंपल ये स्टेप है. अब इसमें सीक्वेंस बताया हुआ है, जो प्रोसेस है वूल ऑब्टेन करने का या वूल निकालने का, ऊन निकालने का, तो उस हिसाब से आपको बताना है कि किस में सीक्वेंस गड़बड़ बताया हुआ है. तो इसने बोला है कि जो डाइंग है वो पिकिंग के बाद होता है, तो बिल्कुल पिकिंग पहले है, डाइंग बाद में है. ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर बोला है कि सॉर्टिंग इज़ डन आफ्टर शेयरिंग. बिल्कुल, सॉर्टिंग बाद में किया गया है, पहले वूल से
पहले हटाया गया है वूल को उसके बॉडी से, वूल बोलूँ या उसके बाल बोलूँ, बाल बोलेंगे, हेयर्स, अभी तो हेयर है। शेयरिंग इज़ डन आफ्टर स्कोरिंग, इसने बोला है पहले वॉशिंग करेंगे फिर शेयरिंग करेंगे, यानी कि फिर हटाएंगे, नहीं, पहले बाल हटाया जाता है उसके बाद उन बालों को धोया जाता है। हटाया जाता है मतलब एनिमल की बॉडी से बाल निकाला जाता है और फिर उसे धोया जाता है। इसने क्या बोला है कि निकाला बाद में जाता है, पहले धोया जाता है, तो यही स्टेटमेंट आपकी गलत है और यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि अभिमार्जन के पश्चात ऊन कतरा जाता है, तो ये बात गलत है, पहले कतरा जाता है और बाद में धोया जाता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स इज और आर नॉट ट्रू। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। दे कैन बी बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनमें एक भली भांति व्यवस्थापित केंद्रक होता है। ब्लू ग्रीन algae आर यूकैरियोटिक सेल्स, नीला हरा शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसा सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस आपका ब्रेन ऑफ द सेल है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जिसमें ये स्ट्रक्चर है उसी को आपने क्या बोला है, यूकैरियोटिक सेल बोला है। तो इन्होंने बोला है कि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको पता हो RH वाइटेकर की क्लासिफिकेशन जो होती है किंगडम फाइलम, इसमें जो ये आपका डाल रखा है ना, मोनरा, प्रोटिस्टा, है ना, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, उसमें प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो यानी यूनिसेल्युलर भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ये एक सही स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने बोला है कि दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि एक व्यवस्थित केंद्रक उसके पास है, तो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, प्रॉपरली साइटोप्लाज्म से आपका न्यूक्लियस, ये जो बाहर है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है आपके सेल का, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से प्रॉपरली सेपरेटेड है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो मतलब व्यवस्थित तरीके से है, तो दिस इज करेक्ट। ब्लू ग्रीन एल्गे आर यूकैरियोटिक सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। दूसरा, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अरे इनके पास, मैंने अभी बताया यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके पास क्या है, इसके पास इसने बताया नहीं है। तो ये दोनों किसके ये किसके बारे में, ये प्रोकैरियोट्स के बारे में है। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट है। इसने बोला इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3rd and 4th, ये स्टेटमेंट गलत है, यूकैरियोट्स के बारे में नहीं है, ठीक है। तो विकल्प 3rd, 3 और 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, A girl is standing in front of a magical mirror. She observes the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of the leg smaller in size. Which of the following is the correct order of the combinations of the magical mirror from top to bottom? एक लड़की एक जादुई दर्पण में के समक्ष खड़ी है। वह देखती है कि उसके सिर का प्रतिबिंब बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग बराबर आकार का और उसकी टांगों का आकार छोटा दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जादुई दर्पण का ऊपर से नीचे की ओर संयोजन का सही क्रम है? ऑप्शंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, यानी अवतल, उत्तल, उत्तल, कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉन्वेक्स, उत्तल, समतल, उत्तल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, उत्तल, अवतल, समतल, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स, अवतल, समतल, उत्तल। तो देखिए, जो लड़की है
उसका जो सर है वो बड़ा दिख रहा है। इसने पहली बात ऑर्डर कौन सा बोला है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये आपका मिरर है और उसके सामने लड़की खड़ी है। पहले टॉप वाले का पूछा गया है, तो इसने बोला जो हेड है उसका वो एनलार्ज दिख रहा है। लड़की मिरर के पास खड़ी है, ठीक है। तो जब आपका फोकल पॉइंट, ये अगर आपका फोकल पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और वो आपको एनलार्ज्ड दिख रहा है, इसका मतलब वो कौन सा मिरर होगा, वो कॉनकेव है, ठीक है। इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है। सिंपल है। फिर उसके बाद इसने बोला है सेम साइज ऑफ द बॉडी, मिडल पोर्शन क्या है, सेम साइज का। तो सेम साइज आपको किस में दिखेगा, प्लेन मिरर में। सेम साइज आपको प्लेन मिरर में दिखाई देगी। फिर इसने बोला लेग्स आर स्मॉलर इन साइज, छोटा साइज कब दिखेगा, अगर ये छोटा साइज आपको कब दिखेगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बिल्कुल कॉन्वेक्स में। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, अगर फोकल मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, इस पर जहाँ पर आपका रुकिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, अगर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज वर्टिकल और डिमिनिश्ड बन रही है, समझ गए, कॉन्वेक्स में। तो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78, यानी कि अच्छा, यानी अवतल, समतल, उत्तल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। बेमेल युग्म चुनिए। एस्ट्रोजन ओवरी, यानी कि एस्ट्रोजन अंडाशय। थायरॉक्सिन थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन थायरॉइड ग्रंथि, एड्रिनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन वृषण। नाउ हियर, यहाँ पर इसने क्या दिया है, आपको बताया है कि कौन सा हार्मोन किससे रिलीज हो रहा है। तो एस्ट्रोजन को ओवरी रिलीज करता है, बिल्कुल सही। थायरॉक्सिन हार्मोन को थायरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है, बिल्कुल सही। एड्रिनलिन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है। देखिए, आपके पास होती है किडनी, किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर ही ये प्रेजेंट होते हैं एड्रिनलिन ग्लैंड, ठीक है। ये किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट है ये, ओके चलो ब्लैक भी ठीक है, एड्रिनलिन ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनलिन ग्लैंड, ये जो एड्रिनलिन ग्लैंड है ये रिलीज करता है, एड्रिनलिन बोल रही मैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है यही रिलीज करता है आपका एड्रिनलिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका मिसमैच्ड पेयर हो गया। सिंपल, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि, ये गलत है, इसके बजाय क्या आएगा, एड्रिनल ग्लैंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट रिएक्शन 1 R1 एंड रिएक्शन 2 R2 आर करेक्ट। अभिक्रिया 1 R1 और अभिक्रिया 2 R2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। रिएक्शन 1, रिएक्शन ऑफ स्लेग लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड। अभिक्रिया 1, बुझे चूने की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। रिएक्शन 2, हीटिंग ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अभिक्रिया 2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना। नाउ R1 जो है दैट इज एक्सोथर्मिक एंड R2 इज कॉम्बिनेशन। R1 ऊष्माक्षेपी एंड R2 संयोजन। R1 एंडोथर्मिक एंड R2 एक्सोथर्मिक। R1 ऊष्माशोषी एंड R2 ऊष्माक्षेपी। R1 decomposition, R2 endothermic, R1 वियोजन, R2 ऊष्माशोषी। R1 exothermic, R2 decomposition, R1 ऊष्माक्षेपी, R2 वियोजन। तो अब अगर हम लोग देखें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्लेग लाइम की, ठीक है। तो आपका जो स्लेग लाइम होता है, आपका जो स्लेग लाइम होता है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक्वस में इस तरह से लिख दिया, रुकिए ऐसे लगेगा। यहाँ मैं रिएक्शन आपको दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली, कि अगर आपने स्लेग लाइम लिया है, ठीक है, और उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैसियस फॉर्म में, तो क्या होगा, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस वाटर। ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये आपका बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बेसिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक है। तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। CaCO3 एक सॉल्ट है, ठीक है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड और बेस एक स्टेबल कंपाउंड बना जो कि सॉल्ट है, तो आपकी हमेशा कुछ एनर्जी रिलीज होगी, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब गर्मी, तो या टेम्परेचर। तो जब आपकी गर्मी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज़, तो ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब दूसरा रिएक्शन क्या था? दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको आपने क्या करा है? हीट करा है। हीट करा तो क्या होगा? अगेन CaCO3 सॉलिड है, वाटर है, और निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो CaHCO3 ये टूट करके ये बना है। तो जब टूट रहा है तो ये आपकी डीकॉम्पोजिशन है, डीकम्पोज हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, दैट इज सिंपलर सबस्ट्रेट्स में टूट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डीकॉम्पोजिशन। मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होगी, बॉन्ड उसे तोड़ना है। अगर बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी उसे चाहिए है एनवायरनमेंट से। इस वजह से क्या होगा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है। तो इसी से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन 1 के बारे में, पहली चीज़ एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, यहाँ भी बताया है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं है। क्लियर हो गया, 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब रिएक्शन 2 पूछा है कि कॉम्बिनेशन है या डीकॉम्पोजिशन है, तो अभी मैंने बता दिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, दैट इज R1 ऊष्मा क्षेपी एंड R2 वियोजन। क्वेश्चन नंबर 80, an aqueous solution X turns phenolphthalein solution pink, but on addition of aqueous solution Y to X, the color disappears. Which of the following is true about X and Y? एक जलीय विलयन X फेनोल्फ्थलीन विलयन को गुलाबी कर देता है, लेकिन X में Y का जलीय विलयन डालने पर रंग गायब हो जाता है। X और Y के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? X is strongly basic and Y is a weak base. X प्रबल क्षारीय है और Y एक दुर्बल क्षार है। X has pH less than 7 and Y has pH greater than 7. X का pH 7 से कम है और Y का pH 7 से अधिक है। X is strongly acidic and Y is a weak acid. X प्रबल अम्लीय है और Y एक दुर्बल अम्ल है। X has pH more than 7 and Y has pH less than 7. X का pH 7 से अधिक है और Y का pH 7 से कम है। तो पहली चीज़ तो ये क्या बोला है कि अगर फिनोल्फ्थलीन डाल रहे हैं तो कलर किस में टर्न हो जा रहा है? पिंक में टर्न हो जाता है, राइट। तो जैसा कि इसमें क्या बताया है कि फिनोल्फ्थलीन से कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब बेस के साथ आप फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो वो क्या देता है? पिंक कलर देता है, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन आपका एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में फिनोल्फ्थलीन विल गिव यू पिंक कलर, ठीक है, तब ये पिंक कलर देगा। तो इसने बोला है कि X जो है वो फिनोल्फ्थलीन के साथ सोल्यूशन पिंक कर देता है, तो X तो मेरे हिसाब से क्या हो गया? सीधा सीधा बेस हो गया, क्लियर। अब इसने बताया है कि X स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है, लेकिन X का pH 7 से कम हो सकता है? नहीं, बेस का pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7,
ठीक है, तो x को स्ट्रांगली एसिड बोला है, ये गलत हो गया। x हैज़ मोर pH देन, x हैज़ pH मोर देन 7, बिल्कुल ठीक। तो ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इसने बोला है कि जब एक्वस सोल्यूशन हमने डाला y का, किसमें, x में, तो कलर डिसअपियर हो गया। जब आपने x को और डाला तो कलर क्या हो गया, सॉरी x नहीं, जब आपने y को डालना शुरू करा तो कलर डिसअपियर हो गया। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन डाला y का। तो इसने बोला है यहाँ पर कि y एक वीक बेस है। क्या बेस डालने पर कलर डिसअपियर होगा? बेस डालने पे तो कलर पिंक है ना। डिसअपियर होने के लिए क्या चाहिए कि आप एसिड डालें, तभी डिसअपियर होगा ना। जब एसिड ज़्यादा हो जाएगा, जब आपने काफ़ी सारा एसिड डाला, एसिड ज़्यादा हो जाएगा, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, तो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि एसिड के साथ ही कलरलेस रहता है। तो y मस्ट बी एसिडिक, और एसिडिक होने का मतलब pH क्या होगा, pH लेस देन 7 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज x हैज़ pH मोर देन 7 एंड y हैज़ pH लेस देन 7। x का pH 7 से अधिक है और y का pH 7 से कम है।